Okay, we are live. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। We have a team of young and dynamic doctors. Okay, so I request my IT team again to allow me screen sharing if they can. If Atik sir can allow me screen sharing, then I can start preparing my sharing my screen. Or else I'll uh, request Salman sir to please give me the access for screen sharing. Okay. Dr. Hassan, can you just connect with Salman sir to get the screen share access for me? And Jay, 2 minutes. ओके श्योर। बाय द टाइम हमारी स्क्रीन आती है, मैं अपने डॉक्टर साहिबान से आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे पहले पैनल में आज डॉक्टर है जिनको आप सब जानते हैं। पिछली बार भी सब मेडिकल जो सेशन हुआ था उसमें भी ही वाज इन द पैनल एंड अ नोन पर्सनालिटी इन एसबीआई, डॉक्टर हसन रिजवान खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह सो मच। कैसे सलाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज मैं डॉक्टर साहब बोलूंगा तो शायद तीनों डॉक्टर मुझे यस बोलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मैं डॉक्टर साहब ये वर्ड नहीं यूज करके शायद डॉक्टर हसन या डॉक्टर इम्तियाज ऐसा कहूँ, क्योंकि अगर मैं बेटर जी जी तो थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ डॉक्टर साहब अनम्यूट तो तीनों शायद डॉक्टर्स अनम्यूट कर दे अपने आप को। तो आई मे बी रेफर यू एज डॉक्टर हसन, डॉक्टर इम्तियाज एंड डॉक्टर जैद। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हसन हमारे साथ है and along with us we have Dr. Imtiaz Memon. Assalamu alaikum, Dr. Saab. वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो सलमान भाई? Alhamdulillah, it's great to see you back again on a session in medical. Alhamdulillah. And we would love your advice given to our students who want to pursue dentistry. Of course, आप और भी topics touch करेंगे, but what we look for specific guidance is on dental, oral health. How can students get into the field of dentistry? And last but not the least, on the panel we have joining us from Baroda, or also known as Vadodara, Dr. Zaid Patel. Assalamu alaikum, Dr. Saab. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलमान भाई खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भी शुमार फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई बिलीव मेरी स्क्रीन शेयर अब मैं कर सकता हूँ और अब मैं आपको डॉक्टर्स के प्रोफाइल भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। These are the two young and dynamic doctors in front of you, and also Dr. Zaid Patel, मैं इनका प्रोफाइल भी आपको इंशाल्लाह पेश करूंगा। और डॉक्टर Zaid Patel is doing a wonderful job in हड़गुड़। Now आप सोचेंगे हड़गुड़ कौन सी जगह है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। हड़गुड़ एक जगह है आनंद, गुजरात में। वहां पर हम जानेंगे कि डॉक्टर Zaid Patel, how fantastic work he is doing for SDI. So inshallah we'll get to him, but coming to the introduction of our two doctors, as you can see, Dr. Hassan is BHMS from Pune, and he was a general physician, ex-medical officer at Wockhardt Hospital. He is a general physician and he was practicing at Wockhardt Hospital. At the same time, we have Dr. Imtiaz Memon. He's a practicing dentist in Thane, Arman Dental Clinic, and he completed his BDS from MA Rangoonwala Dental College, Pune. Okay, so going ahead, मैं चाहता हूँ डॉक्टर हसन स्टार्ट करें on trying to make our students understand कि चलिए नीट तक तो हम बात करेंगे, नीट के आगे की बात करेंगे, पर नीट क्या है, या अगर कोई 10th वाला बच्चा अगर इसे सुन रहा है, इस सेशन को सुन रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन, तो 10th वाले स्टूडेंट को 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ताकि उसके मेडिकल के ख्वाब पूरे हो सके? जी सलमान भाई, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो पहले जैसा आपने बताया हम बात करेंगे नीट के बारे में। तो नीट एक दरवाजा है जिसके तहत आप मेडिकल फील्ड में एंटर करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीट? नीट के माना होते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक एंट्रेंस है, ये एक दरवाजा है जिसके थ्रू आपको गुजरना है इफ यू वांट टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग पर्सनालिटी इन द मेडिकल फील्ड। तो अगर आपको नीट देना है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट्स के। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपको आपके जूनियर कॉलेज में PCB होना कंपलसरी है. देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर नीट. बिकॉज नीट जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये तीनों सब्जेक्ट्स के बेसिस के ऊपर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं. एंड अकॉर्डिंगली आप जितना स्कोर करते हैं नीट में, आपका रैंक आता है और आपके रैंक वाइज आपको आपकी एडमिशन डिग्रीज अलॉट होती है. या सो दिस इज द बेसिक definition of NEET, you can say. If Dr. Imtiaz need to add something, then he can do it. I have a question for Dr. Imtiaz to start with. Dr. Imtiaz, स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं. 11th में बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी ले लेते हैं, तो क्या मेडिकल के लिए 11th में मैथ्स लेना जरूरी है कि बिना मैथ्स के भी काम हो जाएगा? जी नहीं, मेडिकल के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट बायो इज कंपलसरी. What many students do, instead of bio maths, ये दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं कुछ कॉलेजेस में. मैथ्स भी कभी ऑप्शनल रहता है, कभी बायोलॉजी भी ऑप्शनल रहता है. दे ऑप्ट फॉर एनी टेक्निकल सब्जेक्ट. तो इफ एट ऑल बायो स्किप हुआ है तो ये मेडिकल के लिए नॉन एलिजिबल हो जाएगा स्टूडेंट. तो PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आर द मस्ट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट. ओके जी. So, Dr. Hassan, Dr. Imtiaz, आप में से जो स्टार्ट करना चाहे on this basic slide, then इसकी डिटेल्स तो हम आएंगे आगे. right? जी जी. तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन मेडिकल. तो अगर आप नीट क्रैक करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर MBBS. MBBS एक कोर डिग्री है जिसके बेसिस पे आपको डॉक्टरल डिग्री अवार्ड की जाती है. यू कैन बिकम अ प्रैक्टिसिंग मेडिसिनल डॉक्टर और उसके बेसिस पे आप आगे जाके एज ए स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. सो MBBS होता है मेडिकल ऑप्शन में सबसे फर्स्ट. देन कम्स BDS. BDS के माना होते हैं बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं. उसके बाद BAMS आता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. BHMS is Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. BUMS आता है Bachelor of Unani Medicine and Surgery. ये सब ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ मेडिसिन है. इसका ब्रीफ अप मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह दूंगा अभी. और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं. B Farm, D Farm, BPT that is Physiotherapy, BVSC वो वेटरनरी साइंस, इंशाल्लाह वो भी हम आज के सेशन में कवर करेंगे. BA SLP बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी बात करेंगे. सो ये एक बेसिक कोर फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे रखा है जिसके जो बताता है आपको कि आप नीट अगर देते हैं तो आपको किन किन डिग्रीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. Okay, I'll move on to my next slide. But स्टूडेंट्स में जनरली डॉक्टर हसन एक चीज दिमाग में ये रहती है कि डॉक्टर का मतलब सिर्फ MBBS ही होता है, उसके अलावा लोगों को पता ही नहीं होता. और ये सोचते मतलब, और काफी नीट के अलावा भी ये लोग सोचते हैं नीट देने के बाद कि MBBS नहीं मिला मतलब हमको कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते. ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है. तो वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन इट? Yes, definitely. See, MBBS अगर आपको नहीं मिलता है, so that is not the end of the road. वहाँ पे आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाती है. इनफैक्ट अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफी सारी फील्ड्स ऐसी मौजूद है, स्पेशली इंडिया में. देखिए, इंडिया हैज अ वेरी रिच हेरिटेज कल्चर. इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफी रिच गुजरा है और उसमें मेडिसिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, सच एज आयुर्वेदा. और यूनानी की भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये इसका भी ओरिजिन इस्लामिक कंट्रीज से हुआ है और कई बड़े बड़े डॉक्टर्स यूनानी फील्ड्स के आज भी उनके थ्योरीज के बेसिस पे मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथीज में मेडिसिन प्रैक्टिस किया जाता है. तो अगर आप चाहें, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम MBBS, देयर आर वेरी गुड फील्ड्स, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी. तो उसी के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे. और जैसा अभी सलमान भाई कह रहे थे कि सिर्फ MBBS ही डॉक्टर होता है, बाकी नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स अवेलेबल.
हम उसके बारे में बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम को हमने बाइफर्केट किया है इन 2 पार्ट्स। एक होगा डॉक्टरल कोर्सेज और एक होता नॉन डॉक्टरल कोर्सेज। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, अगर आपने ठान लिया है कि आई वांट टू बिकम अ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ओनली, तो इंशाल्लाह आपको हम उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। और अगर आपको इफ यू वांट टू ब्लेंड इनटू नॉन डॉक्टरल कोर्सेज, अगर आपको मेडिसिनल फील्ड में ही रहना है लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बनना है, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उसमें भी माशाल्लाह बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी, पर आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर हसन, मैं डॉक्टर इम्तियाज की तरफ जाना चाहूंगा और एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया एमबीबीएस और अलग मेडिसिन के बारे में, डॉक्टर इम्तियाज, ऐसा होता है मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में कि बीडीएस वाले तो शायद इतने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होंगे, पर मैंने एक चीज सुनी और मैं एक सवाल पूछना चाहता था। बीडीएस का मैंने सुना है कि अगर आप इंडिया के बाहर देखें, यूरोप में स्पेशली, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। इज दैट करेक्ट डॉक्टर इम्तियाज? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सही फरमाया सलमान भाई आपने कि बीडीएस में ये एक एडेड एडवांटेज है कि यू आर ऑलरेडी इनटू अ सुपर स्पेशलाइजेशन फील्ड, बिकॉज एमबीबीएस, बीएचएमएस, यूनानी, ये वास्ट है, ये जनरल प्रैक्टिशनर्स में जाते हैं। एंड दिस इज ऑलरेडी रिलेटेड टू ओरल कैविटी, मतलब एक जिस्म का एक हिस्सा आपको दे दिया गया, इसके ऊपर पूरा काम करना है, ओरल कैविटी। और जैसे कि आपने डॉक्टर हसन साहब से अभी किया था कि लोग ये समझते कि ओनली एमबीबीएस इज द ओनली वे टू बिकम अ डॉक्टर। ऐसा नहीं है। वी नेवर न्यू कि कोविड आने वाला है या कोविड आएगा, ये किसी को मालूम नहीं था। एंड उसमें हमने बहुत सी चीजें देखी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज देखी, डॉक्टर्स के साथ काम करने वालों की शॉर्टेज देखी, यहाँ तक के कई डेंटल डॉक्टर्स ने भी हॉस्पिटल में एज अ आरएमओ करके कोविड की ड्यूटी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी फील्ड से आप डॉक्टर बने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिग्री छोटी होगी। हाँ, अब्रॉड में आप, जैसा आपने पूछा था कि डेंटल का डिमांड ज्यादा है, जी आउट ऑफ इंडिया उसका डिमांड, उसकी वैल्यू और ज्यादा होती है। जी, क्योंकि जस्ट टू गिव यू अ नंबर, मेरी एक फ्रेंड है यूरोप में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रूट कनाल कराने गया था, जो एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी डेंटल वाले के लिए। और उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो यूरोप में रहते, यूरोज में खर्चा करते, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन मेरा रूट कनाल उनको 1000 यूरोज में पड़ा। दैट इज दैट इज अराउंड इम्प्लांट इन इंडिया। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि 1000 यूरोज मतलब रफली अगर मैं बोलूं तो 80,000 इंडियन रुपीस के आसपास जो पड़ता है। सो दैट इज द अमाउंट दैट इज चार्ज्ड फॉर अ डेंटल सर्जन, राइट? और इतना डिमांड है, मतलब बेसिकली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो देयर इज अ गैप बिटवीन। या बट एडेड एडवांटेज इज दैट कि वहां पे इंश्योरेंस में कवर्ड है। दिस इज द एडेड एडवांटेज। ओके, गॉट यू। तो अभी मैं जल्दी से अब हम स्लाइड शेयर की तरफ वापस आऊंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर हसन और डॉक्टर इम्तियाज टू टेक इट फ्रॉम हियर। Yeah, medical career guidance. We'll start with the NEET exam, then we'll move on slide by slide. Yes, तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो नीट एग्जाम होती है, उसका पैटर्न एज यू ऑल नो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पीसीबी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसका बाइफर्केशन आपकी स्क्रीन पे दिया होता है, 45 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 45 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 90 फ्रॉम बायोलॉजी। तो इस टोटल आपका 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न के साथ में नीट एग्जाम का स्ट्रक्चर रखा गया है। इफ यू वांट टू बिकम, अभी मैं आगे की तरफ जाता हूँ, प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो यू हैव टू गेट मार्क्स अबव 500 ऑन एन एवरेज टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसीलिए इस एग्जाम का देयर इज अ ट्रेमेंडस चैलेंजेस, काफी चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं while appearing for the NEET, because सीट्स काफी लिमिटेड होती है एंड जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। एज यू कैन सी, आप जैसे आपके स्लाइड पे देख सकते हैं
तो काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. फर्स्टली टाइम, इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम. आपका टाइम, आप कितना टाइम देते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा. देयर इज ट्रिमेंडस हाइप ऑफ दिस एग्जाम ऑल्सो. काफी लोग इसमें अपियर करते हैं. नेगेटिव मार्किंग जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड लेस सीट्स. तो इन चीजों की वजह से नीट इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, और इसको क्रैक करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. बाकी के डिटेल्स आप आपकी स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. As of 2021, there are approximately 562 medical colleges across India, including 286 government colleges and 276 private institutions. यहाँ पे MBBS के कितने सीट्स है वो अप्रॉक्स फिगर आपके सामने दिया गया है BDS एंड आयुष सीट्स के बारे में. आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इसका एक अलग से काउंसिल बनता है, तो उसको मिला के हम कहते हैं आयुष. तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, एंड सीट्स आर वेरी लिमिटेड. इसीलिए इस एग्जाम को क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. I'll ask you one question, Dr. Hassan here. कि कट ऑफ, क्योंकि हम नीट की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ किसकी ज्यादा होती है? गवर्नमेंट कॉलेज की ज्यादा होती है कि प्राइवेट कॉलेज की ज्यादा होती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस की ज्यादा होती है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो फैकल्टी होती है, इट इज वेरी रिच. प्लस द फी स्ट्रक्चर इज वेरी अफोर्डेबल. आप अगर रेशियो देखें MBBS की फीस का इन अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड इन अ प्राइवेट कॉलेज, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा. तो उसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स का कंपटीशन भी काफी हाई होता है. एंड प्लस द मेन फैक्टर इज दैट कि जैसे आप इंटर्नशिप में एंटर करते हो, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स आती है, सो यू डील विद अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. आपके पास एक वैरायटी एंड लोड्स ऑफ पेशेंट आप डेली बेसिस पे आप देखते हो. तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है व्हाइल यू आर स्टडिंग. सो यू बिकम अ गुड डॉक्टर फ्रॉम अ इनिशियल स्टेज. मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो प्राइवेट में करते वो बुरे बनते हैं, बट कंपैरेटिवली यहाँ पे अ पर्सन गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के मामले में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक एज मिलता है लोगों को. दैट इज व्हाई आई थिंक द गवर्नमेंट का जो सीट होता है, इट इज वेरी competitive as compared to private colleges. Okay, and one more question that is connected to it is, अगर let's say मैं एक महाराष्ट्र का स्टूडेंट, तो क्या मैं गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के नीट के थ्रू एडमिशन ले सकता हूँ, या लेट्स से कर्नाटक के जाके एडमिशन ले सकता हूँ? दे सकते हैं आप, क्योंकि जो नीट का जो एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल पे होता है. तो आपके रैंक वाइज अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट की जाती है. एम आई राइट डॉक्टर इम्तियाज? जी डॉक्टर साहब, इसमें ना कोटा रहता है. जैसे हम महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, तो जब हम लोग नीट अप्लाई करते हैं तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए पहले महाराष्ट्र में कोटा अलॉटमेंट रहता है, एंड देन आउट ऑफ महाराष्ट्र देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. ओके, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, कि मैं अगर में नहीं मिले तो दूसरे स्टेट में जा सकता हूँ. सी, अगर आपका रैंक अच्छा है तो यू कैन गो फॉर एनीवेयर. अगर रैंक में है तो फिर वहां पर भी आपको कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है. Okay, so it is all about the rank. Yeah. And डॉक्टर इम्तियाज, एक और क्वेश्चन था कि कई सारे हमारे बच्चे होते हैं जो ओबीसी कोटा में होते हैं. तो डॉक्टर हसन ने जैसा कहा 500 प्लस का स्कोर नीट का अप्रोक्सीमेट, तो क्या ओबीसी कोटा में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है उसके लिए? स्लाइट रिलैक्सेशन रहता है, बट आजकल ओबीसी में भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. इट्स नियर अबाउट ओपन कैटेगरी के तरह ये आ चुका है, तो कंपटीशन उसमें भी बढ़ चुका है. रिलैक्सेशन थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं आएगा उसमें. 30 to 50 मार्क्स हार्डली. ओके, तो राइट, तो छोटा सा ही गैप है. मतलब बहुत सारे जो ओबीसी वाले ये सोचकर रिलैक्स नहीं हो जाए कि हमारा कोई बहुत हो जाएगा कम मार्क्स पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स अ वेरी टाइट कंपटीशन. और जहां तक मैं जानता हूं, एक स्कोर पर या एक मार्क्स पे 500 मार्क्स पे कई हजारों बच्चे बैठे होते.
अगर जी। 500 मार्क्स आए या 499 आए तो कोई ये ना सोचे कि बस 500 और 499 में कुछ 10-15 बच्चों का डिफरेंस होता है। कई बार ऐसा होता है, यू कैन करेक्ट मी डॉक्टर हसन, डॉक्टर इम्तियाज, के 500 और 499 पे 10,000 रैंक आगे पीछे हो जाते हैं। Am I correct? जी यस यस एब्सोल्युटली होता है, काफी टाइम होता है। जी इसीलिए डॉक्टर साहब, सलमान भाई, इसमें सिर्फ नीट का स्कोर नहीं, आपके जो पीसीबी इसका भी स्कोर जो है वो ऊपर लाने का रीजन क्या है कि अगर नीट में यू आर इन अ टाई, सो आफ्टर नीट आपके पीसीबी के एक एक करके टैली करके मार्क्स के टाई ब्रेकर में जाता है वो। जी अभी तो आप जैसे बोले कि 499 पे सब स्टूडेंट्स है तो सबको एक रैंक नहीं मिलेगा, देन इट इज अ टाई ब्रेकर, एंड टाई ब्रेकर में फिर जिसने 12th में मजे किए बोलते हैं और नीट में अच्छा स्कोर कर लिया, देन ही विल बी कमिंग डाउन। ओके, इससे मेरा एक और क्वेश्चन, सिंस आपने 12 की बात की, तो 12th में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स मुझे चाहिए पीसीबी में ताकि मैं मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाऊं? 50% फॉर ओपन कैटेगरी। 50% का मतलब सब में 50-50 आना है कि टोटल 150 आना चाहिए? नहीं 50% एग्रीगेट भी 50% एंड पीसीबी का भी 50% होना जरूरी है ओके फॉर एलिजिबिलिटी। फॉर एलिजिबिलिटी उससे कम आ गया तो इज नॉट एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्रैक नहीं होगा उसका। अगर नीट टॉप भी कर दिया तो भी वो नॉन नहीं एलिजिबल? होगा, नहीं एलिजिबल नहीं हो। He will not be eligible to appear for the exam only, अगर वैसा। अच्छा, ओके ओके। और जहां तक मैं समझता हूं कि नीट का जो एग्जाम होता है, जस्ट टू मेंशन द टाइम लाइन, तो फरवरी में नॉर्मली, चलो कोविड के टाइम पे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, पर फरवरी में नॉर्मली हमारे स्टैंडर्ड 12th एग्जाम होते हैं, मई में अप्रोक्सीमेटली हमारा नीट का एग्जाम होता है। ये साल तो सब कुछ लेट हुआ जैसा कि आप जानते हैं, पर नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले 12th का रिजल्ट आता है। और एक चीज मैं एक्चुअली पूछना चाहता था, जो कई स्टूडेंट बड़े परेशान थे और परेशान है, या हो सकता है जो 10th वाले हैं वो बाद में परेशान होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 12th का रिजल्ट पहले आ जाता है और नीट का नहीं आता, तो वो सोचते हैं अब क्या करूं, बीएससी लूं कि नहीं लूं या घर पे बैठ जाऊं, तो इसका कुछ हल है आपके पास? डॉक्टर जी इतिहास। डॉक्टर हसन जी, मैं बोलता हूँ जी। इसमें कैसा है देखिए, और कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग की जो भी एडमिशन प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर होती है लेट, डिले होता है इसमें। तो ऑन द सेफर साइड, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप बीएससी का एडमिशन लेके आपका एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। उसमें आपका कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं अटकता है, ओनली एडमिशन फी आपकी ब्लॉक होती है। आप जो भी अमाउंट पे करते हो सीट लेने के लिए, तो जब एक अमाउंट रहती है एडमिशन फीस खाली आपकी डिडक्ट होगी, रेस्ट विल बी रिफंडेबल अमाउंट। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बाय द टाइम द नीट रिजल्ट्स आर आउट, दे टेक एडमिशन इन बीएससी। अगर अल्लाह ना करे कुछ स्टूडेंट्स नीट में स्कोर नहीं कर पाते, तो वो रीअपियर करने के लिए बैक लेते हैं, तो वो कंप्लीट बैक भी ले सकते हैं, या बीएससी, क्योंकि बीएससी अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू कांट फोकस ऑन बोथ फील्ड एट अ टाइम। Yes, ओके yes, absolutely, absolutely. जी, थैंक यू फॉर दैट रिप्लाई डॉक्टर इम्तियाज। डॉक्टर हसन, ओवर टू यू फॉर एमबीबीएस ऑन द स्क्रीन। जी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आज के इस प्रोग्राम को हमने बाइफरकेट किया है इनटू 2 पार्ट्स। एक होगा डॉक्टरल कोर्सेज के बारे में और एक होगा नॉन डॉक्टरल कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपके सामने आता है वो होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी जिसे हम कहते हैं, which uses drugs tested on living creatures and verified through various clinical trials and studies. तो ये बेसिक डेफिनेशन है एमबीबीएस का। एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट में, जैसे कि मैंने बताया, 500 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे एचएससी 10+2 इंक्लूडिंग पीसीबी होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन 4.5 इयर्स होता है विद इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। आई एम श्योर आपको ये सब नॉलेज होगा बिकॉज आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा, बट जस्ट टू ब्रीफ यू अप, हम ये स्लाइड आपके सामने
प्रेजेंट कर रहे हैं। एमबीबीएस के लिए आज के टाइम पे जो कंपटीशन है और जो इतनी जिद्दोजहद चल रही है, उसका रीजन मैं आपको एक बता दूं कि अगर आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री, अगर आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट, अगर आपको हार्ट का डॉक्टर बनना है, अगर आपको दिमाग का डॉक्टर बनना है, अगर आपको पेट का डॉक्टर बनना है, एंड सो ऑन, तो उसके लिए जो कोर डिग्री लगती है दैट इज एमबीबीएस। आप एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद जाके आप एमडी करते हैं, जो और 3 साल का डिग्री होता है, एंड उसके बाद जाके आप स्पेशलाइजेशन करते हो एक स्पेसिफिक फील्ड में, तब जाके आप एक कंसल्टेंट लेवल पे स्पेशल सुपर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे कि हार्ट का डॉक्टर, या न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन का डॉक्टर होता है। तो इन ऑर्डर टू बिकम दैट आपको गुजरना है एमबीबीएस के पाथ से, और वही एक एलिजिबिलिटी है आपका स्पेशलाइजेशन करने के लिए। दूसरे फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, उसके बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ अप करूंगा। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसका जो गेटवे है दैट इज थ्रू एमबीबीएस। आपको एमबीबीएस के थ्रू गुजरना पड़ता है टू बिकम अ सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इन इंडिया या एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया एमबीबीएस के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, बीएचएमएस के बारे में। बीएचएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बीएचएमएस क्या होता है, होम्योपैथिक क्या होता है, आपने देखा होगा वो छोटी छोटी वाइट गोलियां होती है जो नेचुरल सोर्सेस से बनाई जाती है दवाइयाँ, और ह्यूमन बींग्स पे उसे प्रूव किया जाता है। एलोपैथी में जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो एनिमल्स पे प्रूव की जाती है, और उसके बाद उसका ड्रग स्ट्रक्चर स्टडी करके उसे मार्केट में लाया जाता है। होम्योपैथी में उसे इंसानों पे ही उसकी प्रूविंग होती है, और उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी इज द सेम। 12th के बाद आपको नीट अपेयर करना है। नीट में पीसीबी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी तो डेफिनेटली है। ड्यूरेशन सेम है, 4.5 years प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। आप अगर बीएचएमएस करते हैं तो आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट कहलाते हैं। आप जीपी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे जाके एमडी भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते, और आप सर्जरी नहीं कर सकते। आप एमएस डिग्री आपको नहीं मिल सकती। बट अगर आप इंटरेस्टेड है टू नो हाउ थिंग्स वर्क नेचुरली, और कैसे एक नेचुरल सोर्सेस से दवाइयाँ बनाकर इंसानों को ठीक किया जा सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड है उस पाथ में, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। द अदर फील्ड इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इंडियन मोड ऑफ मेडिसिन है, जो ट्रेडिशनल इंडियन मोड ऑफ मेडिसिन इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, और उसमें ड्रग्स जो बनाए जाते हैं, अपनी भाषा में कहे तो जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती है, जो कई पुरखों और पुरानी नॉलेज के थ्रू हमारे पास आज आई है। तो उसमें भी एक फॉर्मल डिग्री है, दिस इज कॉल्ड BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे मौजूद है। एलिजिबिलिटी 12 प्लस नीट पीसीबी, और ड्यूरेशन इज द सेम, 4.5 years प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। इसमें संस्कृत का एक सब्जेक्ट आता है जो एक एडिशनल आपको स्टडी करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। कुछ इतना ज्यादा उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है जड़ी बूटियों में और कैसे ट्रेडिशनल मोड ऑफ मेडिसिन वर्क करता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आप BAMS करते हैं तो आप MD कर सकते हैं, आगे जाके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और इसमें एक फायदा आपको ये होता है कि आप MS भी कर सकते हैं, यानी आप सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन वो सर्जरी बिलो द एब्डोमेन आपको अलाउ की जाती है। जो पेट के नीचे जो सर्जरीज होती है, उन सर्जरीज के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। बाकी सर्जरीज परफॉर्म करना आपके लिए आज के अभी तक जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से आपको अलाउड नहीं है। तो आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड, इमर्जिंग फील्ड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन लुक फॉर दैट इज वेल। ये हम डॉक्टरल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं।
So the next comes is BUMS. BUMS आता है यूनानी मेडिसिन के बारे में। यूनानी मेडिसिन भी एक प्रिमिटिव, एक पुराना मोड ऑफ मेडिसिन है जो ग्रीस से ओरिजिनेट हुआ था। इस्लामिक कंट्रीज, अरेबियन सब कॉन्टिनेंट से ये ओरिजिनेट हुआ। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, एविसिना या इब्ने सिना जिन्हें कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द फादर्स ऑफ यूनानी। वो उन्होंने एक नींव रखी थी यूनानी मेडिसिन की, जो आज तक मॉडर्न मेडिसिन में उनकी प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो BUMS करने के लिए भी आपको नीट के थ्रू गुजरना है एंड 4.5 या 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप आपको इसमें लगती है। इसमें उर्दू सब्जेक्ट आपको आना प्रेफरेंस बेटर होता है क्योंकि उसमें उर्दू सब्जेक्ट्स काफी होते हैं। तो अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से है और आपको अगर डॉक्टरल फील्ड में जाना है तो यूनानी मेडिसिन आपके लिए एक परफेक्ट फील्ड आती है। आप यूनानी मेडिसिन करने के बाद, BUMS करने के बाद आप MD कर सकते हैं या MS भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद है, बट रूल वही अप्लाई होता है जैसे कि आयुर्वेदा में था। MD और MS स्पेशल, MS बिलो द एब्डोमेन सर्जरीज आपको दी जाती है और MD भी स्पेशलाइज फील्ड में आप इसमें कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट हम मेरा एक बात बेसिक करेंगे। क्वेश्चन था, जी क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मेरे क्वेश्चन एकदम बेसिक होंगे। सर्जन किसे कहते हैं? सर्जन उसे कहते हैं जो बीमारी को, जैसे आपको ट्यूमर हो गया या कहीं पे कुछ स्वेलिंग आ गई, तो उसको वो निकाल के, उस जगह से निकाल के आपको ठीक करता है, सर्जरी करता है। मैं परफेक्ट में कुछ कट डेफिनेशन से करना आपको पड़ता नहीं है? बता पा रहा हूँ। यस, डेफिनेटली सर्जरी का मतलब वही होता है टू इंसाइज एंड टू टेक आउट। आप किसी चीज को कट करके उस बीमारी को या उस जरासीम को, वहां से ट्यूमर को आप निकाल के उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, जज़ाकल्लाह फॉर दैट रिस्पॉन्स। और हमारे पास और भी फील्ड्स है कवर करने को, बट बिफोर दैट मैं एक क्वेश्चन लूंगा राइट फ्रॉम द चैट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। आई डाइवर्ट दैट क्वेश्चन टू डॉक्टर जैद पटेल। डॉक्टर जैद, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड द क्वेश्चन इज कि नीट के लिए कोई एज क्राइटेरिया है क्या? अपर एज लिमिट कुछ क्राइटेरिया है? अपर एज लिमिट क्राइटेरिया में तो ऐसा है कि जो फर्स्ट को प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाता है कि जो फ्रेशर्स है, जो राइट नाउ फॉर एग्जांपल हु आर अपीयरिंग इन 12th एग्जाम, दे आर द वन कि जिनको सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। अगर मान लो कि फॉर एनी रीजन अगर कोई बच्चा उसमें क्रैक नहीं कर पाता तो ही कैन गो फॉर वन अनदर चांस। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बड़ा इंसान जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हु इज 25 ईयर ओल्ड और 30 ईयर ओल्ड और सडनली उसको हो कि मैं आज नीट मुझे देना है तो मैं प्रिपरेशन करके दूं, तो इस तरह से वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए 12th बेसिक है। तो अगर आप 12th की कंटिन्यूटी में अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो दैट इज द थिंग। उसके बाद अगर आप एक बार नहीं हो पाता, यू कैन ट्राई वंस मोर, यू कैन ट्राई वन मोर टाइम, बट नॉट मोर देन 3। इससे ज्यादा फिर आप अगर सोचो मैं करता ही जाऊं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। और तो 12th बेसिकली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एज लिमिट अगर मैं बताऊं तो आप ट्राई पे काउंट कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम 2 या 3 ट्राई, उसके बाद फिर नाउ इट्स शट, उसके बाद फिर आगे आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जैसे मैं आई हैव ऑलरेडी बिकम अ डॉक्टर, आई हैव डन माय BHMS, अगर अब मैं सोचूं कि मैं नीट क्रैक करके मैं फिर से अगर MBBS वगैरह करूं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी शायद आप नीट देंगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे। ओके, जज़ाकल्लाह फॉर दैट आंसर। गोइंग बैक टू डॉक्टर हसन एंड डॉक्टर इम्तियाज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी सलमान भाई, आई जस्ट ब्रश अप विद द स्लाइड्स क्योंकि ये हम ब्रीफ अप कर रहे हैं डॉक्टरल फील्ड्स के बारे में। तो द नेक्स्ट डॉक्टरल फील्ड अगर आपको इंटरेस्ट है, दिस इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी हमारी भाषा में कहे तो एक्सरसाइज और मूवमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं।
तो physical therapists are movement experts who improve quality of life through prescribed exercise and patient education. ये एक बहुत अच्छी फील्ड है. इसके बारे में this is a very underrated field in India. लोग इसे प्रेफरेंस नहीं देते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ट्रस्ट मी, जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, दिस फील्ड इज अ वेरी इमर्जिंग फील्ड. स्पेशली कोविड में हम देखते थे जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता था तो ही वॉज नॉट एबल, पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस, पेशेंट बेहोश रहते थे, वेंटिलेटर पे रहते थे, लंग्स में पानी जमा हो जाता था. अब वो तो चल फिर नहीं रहे हैं तो उनके लंग्स में पानी वैसा के वैसा ही है, तो उसे अब निकालना कैसे है? तो यहाँ पे इनका रोल आता था. तो दवाइयां तो हम देते थे, आपने देखा होगा, रेमडेसिविर दे रहे, प्लाज्मा दे रहे, न जाने क्या क्या दे रहे, लेकिन 50% जो पेशेंट रिकवर हुए हैं कोविड में इज बिकॉज ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी. तो फिजियोथेरेपी जो फील्ड आती है वो बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, स्पेशली इन अब्रॉड, इन यूके में एनएचएस के अंडर जो रिक्रूटमेंट होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, वो बहुत ही अच्छे स्केल पे हो रहा है. तो अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं उसके लिए नीट चाहिए आपको, पीसीबी के साथ 4 साल की पढ़ाई होती है एंड 6 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होता है. फिजियोथेरेपी बीपीपीएच करने के बाद, बेसिक ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड. तो दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, इमर्जिंग फील्ड, और मैं चाहता हूँ नाजरीन को कि इसके बारे में रिसर्च करें. और अगर आपको एमबीबीएस या उसमें नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिस इज अ वेरी गुड फील्ड एंड वेरी इमर्जिंग फील्ड. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. बीडीएस के बारे में डॉक्टर इम्तियाज साहब बताएंगे. डॉक्टर इम्तियाज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट द डॉक्टर्स की जैसे ही आप बोला रुक जाए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थोड़ा सा इको, बैकग्राउंड इको लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट दैट. जी डॉक्टर, ओवर टू यू डॉक्टर इम्तियाज. जी, बीडीएस इज बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी. ये 4 इयर्स का कोर्स है, 4 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप. दिस इज सेम प्रोसीजर है. इसमें भी आपको 10+2 यानी 12th में पीसीबी इज कंपलसरी. फिर आपको नीट एग्जाम लगेगी. नीट एग्जाम में जैसे कि पहले ही हमने स्कोर के ताल्लुक से बात की थी, कि सबसे पहले जो फील्ड्स फिलअप होती है वो है एमबीबीएस. उसके बाद फिर जो बीडीएस फील्ड सीट्स फिलअप होती है. तो इसमें भी अगर आपका एलिजिबल होना है तो अगर अच्छा स्कोर आएगा तो यू विल गेट इट इन गवर्नमेंट. और अगर स्कोर ऊपर होता है, कम जाता है, तो फिर इसमें प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं. बीडीएस के बाद भी इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको बोला जाता है, दैट इज एमडीएस, यानी डेंटल के अंदर भी अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है. और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा फिजियोथेरेपी के ताल्लुक से, कि फिजियोथेरेपी ऐसी फील्ड है कि वो पैरामेडिक फील्ड होने के बावजूद उसको नीट कंपलसरी. जी, गुड पॉइंट. अब पैरामेडिक क्या है वो समझाइए आप डॉक्टर साहब. अब पैरामेडिक क्या है? द वर्ड इटसेल्फ सेज पैरामेडिक, यानी वो मेडिकल के आगे आया है तो जरूरी है कि वो मेडिकल से रिलेटेड ही रहेगा. यानी कि जो डॉक्टर्स के साथ में काम करने वाली टीम, उसको पैरामेडिक बोला जाता है. पैरामेडिक आज की तारीख में बहुत से स्टूडेंट्स इससे महरूम है क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं है. पैरामेडिक होता क्या है? पैरामेडिक यानी कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो हमको इमीडिएटली डॉक्टर्स नहीं अटेंड करते हैं, एक टीम अटेंड करती है जिसको कोई नर्स बोलते हैं, कोई ब्रदर्स बोला जाता है. और अगर अब्रॉड में देखेंगे तो एक पैरामेडिक टीम एक पेशेंट को पहले अटेंड करती है और उसको जो फर्स्ट एड है वो देते हैं बाय द टाइम द डॉक्टर इज अवेलेबल. तो वो पैरामेडिक है. पैरामेडिक में इटसेल्फ एक वास्ट फील्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी फील्ड है जिसमें जैसा मैंने बताया, फिजियोथेरेपी को छोड़ के कई सारी फील्ड्स इसमें ऐसी है जिसमें नीट की जरूरत नहीं है. आपका स्कोर चाहे ऊपर हो या नीचे आ गया हो, 12th के बाद अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है नीट के थ्रू, तो अगर आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, हॉस्पिटल से अटैच कुछ काम करना है, तो पैरामेडिक एक ऐसी फील्ड है
जो आप इजीली ले सकते हो। पैरामेडिक में होती कौन सी फील्ड है? सबसे कॉमन जो हमने सुनी है, बीएससी नर्सिंग। अभी बीएससी नर्सिंग में, नर्सिंग का जब मैं कभी भी बोलता हूँ तो बहुत से मेल स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये हमको नर्सिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ जेंडर रिलेटेड फील्ड कि सिर्फ फीमेल्स ही नर्सिंग का कोर्स कर दिए। इनफैक्ट इंडिया के बाहर जो मेल अगर नर्सिंग के कोर्सेज करते हैं, जिसको ब्रदर्स बोला जाता है, उसकी डिमांड और वैल्यू बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया में भी जो कमर्शियल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उसमें भी आपको आज जहाँ पे सिस्टर्स दिखाई देंगी नर्सेस, वहाँ पे ब्रदर्स भी आपको मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और बूमिंग फील्ड है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एएनएम एंड जीएनएम। सलमान भाई, पैरामेडिक के ताल्लुक से जैसे आपने पूछा, तो इसमें भी कैटेगरी होती है। जी एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है डिप्लोमा कोर्स, एक होता है ग्रेजुएशन। अब जाहिर सी बात है, जो जैसा कोर्स करेगा वैल्यूएशन वैसी मिलती है। सर्टिफाइड कोर्स रहेंगे, उसकी ड्यूरेशन जो है 6 मंथ्स टू 2 इयर्स 3 इयर्स, कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। देन उसके बाद होता है डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा कोई करता है तो दैट इज 2 इयर्स 3 इयर्स कोर्स, और डिग्री के लिए जाते हैं तो दैट इज 3 इयर्स और 4 इयर्स कोर्सेज। अब अगर आप इसके अंदर जो पैरामेडिक में अलग अलग फील्ड्स के ताल्लुक से पूछना चाहेंगे, जी, मेरा तो एक अलग अलग। डॉक्टर जी इम्तियाज, बोलिए ना सलमान। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसा आपने बोला सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री, इन तीनों जी, में से नीट किस में देना जरूरी है? नीट किसी में भी जरूरी नहीं है। नीट सिर्फ एक फिजियोथेरेपी की फील्ड में जरूरी है बस। और एक और सवाल का लेयर मैं ऐड करूंगा इसमें, कि साइंस में हाँ, होना किसके लिए जरूरी है? साइंस में होना 11-12 साइंस के लिए से देना किसके लिए जरूरी है, तीनों में से? सबके लिए। अभी इसमें भी एक ट्विस्ट है, आफ्टर 10th के बाद भी कुछ कोर्सेज है। अच्छा, हाँ, तो अगर कुछ एक बच्चे जो 10th के देख रहे होंगे, तो कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज 10th के बाद भी अवेलेबल होते हैं। और मैक्सिमम अगर आप 11-12 साइंस कर लेते हो तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज कि आपके लिए हर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके। इसमें मैं एक और पैरामेडिक, और ट्विस्ट डालूंगा। अगर किसी ने आई में से 12th आर्ट्स से किया है या 12th कॉमर्स से किया है, तो क्या इन तीनों में से कुछ कर सकता है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री में से? सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, बट उसको उतना बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम साइंस। वो कैसा होगा कि वो कर तो लेगा, बट अगर साइंस का नॉलेज नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? जी, राइट। और अगर आप एक बैकग्राउंड दे दे, बायोलॉजी में जूओलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है, अगर हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बैकग्राउंड दे दे कि क्या होता है वो और क्या पढ़ाया जाता है? बॉटनी, देखो बायोलॉजी में 2 फील्ड्स है, एक होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये दोनों फील्ड्स जो है ना, 12th के बाद बाइफर्केट होती है यूजुअली बीएससी में। जब बीएससी के एडमिशन्स के लिए जब हम लोग जाते हैं, तब ये बाइफर्केशन ज्यादा देखने मिलता है। और एल्स 12th तक तो बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं। ओके। और डॉक्टर इम्तियाज, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, चैट में मैं देख रहा हूँ, डाइटिशियन कैसा बना जाता है? डायटिशियन इज अ बीएससी कोर्स। ओके, उसके लिए 12th के NEET की बाद जरूरत नहीं जी, नहीं। है? ओके। मैंने चैट में भी अभी कुछ कोर्सेस देखा, कुछ क्वेश्चंस देखा। एक जैसे कि अभी मैं पैरामेडिक के ताल्लुक से बोल रहा था, तो मैं पहले पैरामेडिक के आपकी कोर्सेज बता दूं कि उसमें कौन से कोर्सेज है, तो थोड़ा जी स्टूडेंट्स को वो थोड़ी ब्रीफिंग हो जाए। जी जी। नर्सिंग के ताल्लुक से एक चीज बताया। दूसरी एक होती है डीएमएलटी, जो कि लैब टेक्नीशियन कोर्स होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए लगते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रहते हैं। हेलो, जी, वी कैन हियर यू। हाँ, और उसके बाद रहते ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस रहते हैं। और इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन है, जो एक्सरे के ऑपरेट करते हैं। डायलिसिस मशीन के ऑपरेट टेक्नीशियन रहते हैं। यहाँ तक के जो कार्डियक का जो मशीन होता है, बाय हार्ट सर्जरी का जो मशीन रहता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कार्डियक परफ्यूशनिस्ट लगता है, कोई डॉक्टर या
इंजीनियर नहीं देखता है, वो भी एक पैरामेडिक ही देखता है। इसको हम लोग कार्डियक परफ्यूशनिस्ट बोलते हैं। इसकी ऐसी कई सारी फील्ड्स है जो हम पैरामेडिक में ले सकते हैं। अभी पैरामेडिक के अलावा अगर आप पूछोगे कि इसके अलावा और कौन सी फील्ड्स आती है, तो एक होती है फार्मेसी। फार्मेसी के लिए जो है पीसीएमबी ये सब्जेक्ट्स लेना है स्टूडेंट्स को, और पीसीएमबी के बाद सीईटी लगता है फार्मेसी के लिए। वो फार्मेसी में भी 3 चीजें, एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक होता है बी फार्म। अभी डिप्लोमा क्योंकि ज्यादा करके इतना वैल्यूएशन नहीं है, तो स्टूडेंट जो है 12th के बाद बी फार्म के लिए ऑप्ट करते हैं। दैट इज अ 4 ईयर कोर्स बी फार्म। बी फार्म में भी अभी आप आगे चल के उसको एम फार्म कर सकते हैं। और एक ऑप्शन इसमें आया है जो कि कुछ ज्यादा साल नहीं हुए उसको लॉन्च होके, उसको फार्म डी बोला जाता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। दैट इज अ 6 years कोर्स आफ्टर 12th। उसमें 5+1 है, यानी 5 year स्टडी प्लस 1 year इंटर्नशिप। ये एक लंबा कोर्स होता है, तो जाहिर सी बात है जब कोर्स लंबा होगा तो वैल्यू भी ज्यादा होगी। और इसके साथ में एक और फील्ड एक आती है जिसके लिए नीट कंपलसरी है, वेटरनरी साइंस, जिसको हम और आप वेट या आम भाषा में बोला जाए तो जानवरों के लिए जो डॉक्टर्स लगते हैं। देखिए, जब हमने पास आउट किया था, हमने जब एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो हम लोग भी ये सोचते थे यार वेट क्या बन के क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा होगा हर एक घर में आपको एक पेट एनिमल या कैट मिलेगा या डॉग मिलेगा, या हर एक अपनी अपनी पसंद के हिसाब से पेट रखते हैं। तो उसका जाहिर सी बात है जब इंसान बीमार हो सकते हैं तो जानवर भी बीमार होते हैं। इनफैक्ट उनके अलग वैक्सीनेशन भी होते हैं जो टाइम टू टाइम लेना होता है। तो वो वेटरनरी साइंस जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है, जो कि उसके लिए भी नीट कंपलसरी है और उसका भी अच्छा खासा स्कोप है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में उसकी वैकेंसीज भी आती है। जी डॉक्टर इम्तियाज, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा क्योंकि आपने वेट की बात की। तो जनरली हम लोग तो शहर के डॉक्टर हैं, और शहर के डॉक्टर लोग वेट का मतलब उनको सिर्फ कुत्ता और बिल्ली ही समझ में आता है हमें। पर कई सारे लोग हमें गांव में भी देखते हैं, और गांव के लिए तो वेट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांव में एक वेटनरी डॉक्टर का क्या रोल है? जी देखिए, हम वेट को ऐसा देखते हैं कि वो कैट एंड डॉग्स के लिए ही, ऐसा नहीं है। एवरी एनिमल, यहाँ तक कि एक अगर जू भी है तो जू को भी एक वेटरनरी डॉक्टर लगता है। अगर आजकल आप देखोगे मुंबई के जो आउटस्कर्ट्स है वहां पे जगह जगह पर फार्म्स ओपन अप हुए, कोई फार्म ओपन किया हुआ है, कोई किसका फार्म ओपन किया हुआ है, तो हर एक को वहाँ पे कंसल्टेंट एक वेट लगता है। चाहे आप वहाँ पे पोल्ट्री फार्म रन कर रहे हो, चाहे आप गोट फार्म रन कर रहे हो, चाहे आप काउ शेड रखे हो आपने, या बफेलो का शेड है आपका, जो भी, यहाँ तक कि घोड़े भी है, तो भी हर एक के लिए वेटरनरी लगता ही लगता है। और गांव वगैरह में ऐसा है कि आपने देखे होंगे कि हर एक घर में वो लोग मिल्क के लिए चाहे गाय रखते हैं या बफेलो रखते हैं। तो वहां पे जाहिर सी बात है जब इंसान बीमार होता है तो जानवर भी बीमार होते हैं। जी, और उस वक्त वेट काम आते हैं। हाँ। स्पेशली ईद उल अधा के मौके पे उसकी डिमांड काफी पता चलती है। जी जी। जब बकरे बीमार हो जाते हैं तो वी कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटनरी साइंस। करेक्ट, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो गांव का स्टूडेंट था, और उसने मुझे कहा सर मुझे वेट बनना है। मैं बोला क्यों वेट क्यों बनना है? गो फॉर एमबीबीएस, गो फॉर बीएचएमएस। उसने कहा सर एक बार हमारी गाय बीमार हुई थी, एक डॉक्टर साहब आए थे और बहुत पैसा ले लिया था उन्होंने उसे ठीक करने, तो वो मैं पैसा बचाना चाहता। तो देन आई थॉट कि शहर वाले बच्चे कभी ये सोच ही नहीं सकते इतना गाय के बारे में या बैल के बारे में, पर गांव वाले बच्चों का इंक्लिनेशन काफी अच्छा होता है इस फील्ड से, और इस फील्ड में ऑफ कोर्स एज यू सेड काफी स्कोप होता है। नाउ आई विल जस्ट कम टू डॉक्टर हसन। डॉक्टर हसन, हमने मेडिकल कोर्सेज की तो बात कर ली, या नीट के थ्रू जो डॉक्टरल कोर्सेज की बात कर ली। अब इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अप ऑन नॉन डॉक्टरल मेडिकल कोर्सेज प्लीज। ये जो कोर्सेस जैसे अभी डॉक्टर इम्तियाज ने शुरू कर दिया था वो नॉन डॉक्टरल कोर्सेज ही थे, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करके इंशाल्लाह भी यहाँ से लेता हूँ।
तो पहली फील्ड हम देखेंगे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आने के लिए आपके पास दो रास्ते मौजूद हैं। आप आर्ट्स के फील्ड से भी आ सकते हैं और साइंस के फील्ड से भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको नीट की जरूरत नहीं है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है साइकोलॉजी, एक होता है साइकेट्री। उसका डिफरेंस आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकेट्री जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिनल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, जो दवाइयों पे फोकस करके इंसान के मेंटल वेलबींग पे उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उस अगर आपको साइकेट्रिस्ट बनना है तो जैसे मैंने पहले आपको ब्रीफ किया था, आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। उसके बाद आप एमडी करके आगे स्पेशलाइज करके आप साइकेट्रिस्ट बनते हो। लेकिन अगर आप इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन मेंटल फील्ड, इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन हाउ द माइंड वर्क्स, तो ये फील्ड आपके लिए है। अगर आपको नीट के थ्रू नहीं जाना है तो आप साइकोलॉजी में एंटर हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यही होगा कि आप मेडिसिनल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करोगे, आप थेरेपी पे फोकस करोगे इसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। साइकोलॉजी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, स्पेशली इन अब्रॉड, यूके, यूएस, कनाडा। वहाँ पे जो क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं वो वहाँ के मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप इसमें अंदर जाना चाहते हैं तो आपको बीएससी करना पड़ेगा। नीट की आपको जरूरत नहीं है। आप 12th के बाद पीसीबी के साथ आपने अगर 12th किया है तो आप बीएससी करिए साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, हाउ पीपल थिंक। लोग कुछ सोचते कैसे हैं और रिएक्ट सर्टेन, हाउ पीपल रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, ये होता है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है जो स्टडी ऑफ माइंड, इमोशंस, सोशल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। दिस इज बेसिकली साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी अगर आप करते हैं तो आपके पास आगे जाके काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी में जा सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनोगे, 1-to-1 काउंसलिंग करोगे, थेरेपीज दोगे पेशेंट को। जो सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपी, वो आप दे सकते हैं पेशेंट को। बेसिकली आप माइंड के डॉक्टर बन जाते हैं रादर देन द फिजिकल पार्ट। हेल्थ साइकोलॉजी आता है जब आप इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपको रिक्रूट किया जाता है काउंसलिंग के लिए, तो वो दैट इज नोन एज हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में रिक्रूट किए जाते हैं। जो बच्चे जिनको एडीएचडी होता है, जो डिसलेक्सिक होते हैं, जो पढ़ाई में इतने माहिर नहीं होते हैं, तो उनके माइंड पे वर्क करके उनको तैयार किया जाता है। उसी के साथ चाइल्ड साइकोलॉजी भी आता है। एंड द लास्ट वन इज फोरेंसिक साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो क्रिमिनल होता है, एफएमटी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी साइकोलॉजी काफी इन्वॉल्व होती है। वो क्रिमिनल ने वो क्राइम इस वजह से क्यों किया, और उसके बारे में काफी डिटेल में स्टडी किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है नीचे। एक इंस्टीट्यूट है विच इज नोन एज निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। जैसे हम जानते हैं एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हम जानते हैं आईआईटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेंटल हेल्थ के लिए जो एक कोर इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में, तो Yes, we can hear you, doctor. am I audible? Yes, yes. Yeah. तो निम्हांस इज अ वेरी कोर इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे आप जाके साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग बीएससी कर सकते हैं इन क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि डॉक्टर इम्तियाज ने बताया था नर्सिंग के बारे में, तो निम्हांस में आपको
रेडियोग्राफी भी अवेलेबल होता है, बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एक इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया बिकॉज काफी बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, अगर आपको यहाँ से डिग्री एक्वायर होती है तो आपके सीवी में और आपके नॉलेज में काफी वेटेज आता है। उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, आप निम्हांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल कर सकते हैं। निम्हांस के बारे में प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। निम्हांस के बारे में दिया था वहाँ पे। ये गवर्नमेंट हाँ कॉलेज है? यस यस यस, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जस्ट लाइक आईआईटी एंड एम्स, ये गवर्नमेंट है। और मेरे दो क्वेश्चंस क्विक मेरे दिमाग में आए व्हेन यू आर स्पीकिंग डॉक्टर हसन। कुछ लोग मैंने देखा है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या ये वही फील्ड से रिलेटेड है? नो, स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट। उसका बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, उसकी एक अलग डिग्री आती है, उसके बारे में इंशाल्लाह डॉक्टर इम्तियाज साहब हमको बताएंगे। बट दिस इज नॉट द सेम एज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी माइंड पे फोकस करता है एंड स्पीच थेरेपी फोकसेस ऑन योर द स्पीकिंग एस्पेक्ट्स। आपका जहाँ से वोकल कॉर्ड, जहाँ से साउंड ओरिजिनेट होता है, उसके ऊपर फोकस करके आपके स्पीच को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी उसमें आता है। ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज, जो करियर काउंसलर्स होते हैं, क्या वो ये फील्ड से होता है? यस डेफिनेटली, आप साइकोलॉजी करके यू कैन ऑप्ट फॉर करियर काउंसलिंग एज वेल। सो दिस इज अ वेरी इमर्जिंग, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड, इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड। साइकोलॉजी के बेसिस पे आप मैनेजमेंट में भी आप जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू वन फील्ड। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप एक सीईओ बन सकते हैं, जस्ट बाय डूइंग साइकोलॉजी। जी, yes, we have our next Okay. slide. डॉक्टर इम्तियाज साहब, कैन यू प्लीज ब्रीफ अप ऑन दिस कॉमेडी के बारे में? जी, ये फील्ड के ताल्लुक से ही मैंने अभी बताया था ना कि ये एक फार्मेसी की फील्ड है, और ये 12th के बाद आपको 5+1 ईयर का कोर्स रहेगा। 5 इयर्स स्टडी, 1 ईयर इंटर्नशिप है। एंड इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बी फार्मेसी से थोड़ी ज्यादा है, इसमें 60% एलिजिबिलिटी कंपलसरी है। तो ये एक डॉक्टरल कोर्स है, ये एक डॉक्टरल कोर्स है। माशाल्लाह। ये करने के बाद आपको एक प्रीफिक्स लग जाता है डॉक्टरल का, एंड इट इज अ वेरी गुड फील्ड, इमर्जिंग फील्ड, फार्मेसी। हम हॉस्पिटल्स में देखते थे एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता था, जो ड्रग इनविजिलेटिंग ऑफिसर्स होते थे जिन्होंने फार्मेसी किया था, वो आके हमेशा हर रोज हमारे चार्ट चेकअप करते थे कि जो हमने ड्रग प्रिस्क्राइब किए हैं आर दे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स वेट, एज, कोमॉर्बिडिटीज, उसके हिसाब से हमने दिया है क्या, डोज ऊपर तो नहीं हो गया, दो ज्यादा तो नहीं हो गया, कोई दवाई बहुत ज्यादा तो नहीं कंटिन्यू होगी। तो ये एक टाइप का स्पेशलाइजेशन आता है अगर आपको हॉस्पिटल में काम करना है या कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना है, तो दिस इज अ वेरी गुड डिग्री फॉर यू। डॉक्टर इम्तियाज साहब ने आपको इसके बारे में ब्रीफ अप कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड जो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अभी, दैट इज बीएससी रिसर्च। रिसर्च एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। आज तक के जो भी आपके सामने इजाद आए हैं, दैट इज बिकॉज उन हस्तियों की वजह से आए हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रिसर्च किया। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रिसर्च का इतना कल्चर है नहीं, माइट बी बिकॉज हमारे यहाँ पे उसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम रिसर्च ओरिएंटेड हमारा माइंड बने। बट आई वुड लाइक कि हमारे नाजरीन इसकी तरफ भी अपना रुझान दें। रिसर्च एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, 4 साल का बीएससी का कोर्स होता है, और जैसे कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी, एम्स वगैरह, एक इंस्टीट्यूशन है आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दीज आर वेरी कोर इंस्टीट्यूट्स। अगर आपको यहाँ की डिग्रीज मिलती है देन आपका वेटेज बहुत बढ़ जाता है, एंड आप यू विल गेन नॉलेज एज गुड एज एनी डॉक्टर। तो आप रिसर्च फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आईआईएससी के लिए जरूर ट्राई कीजिए, ये बैंगलोर में है। इसका एक एंट्रेंस टेस्ट आता है, आपको उसकी
वेबसाइट पे जाके उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए होता है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अगर आपने बायोलॉजी लिया है, PCMB भी लिया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एम, इफ यू वांट टू वर्क विद रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO के माना होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UN, यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस, पब्लिक हेल्थ, नासा, इसरो, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें आपको अगर रिसर्च बेस्ड काम करना है तो आप ये डिग्री के, बेसिक डिग्री के बाद जाके आप आगे अपने आप को इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे अभी कोविड आया था तो वैक्सीन के लिए काफी लोग स्ट्रगल कर रहे थे वैक्सीन बनाने में, तो वो एक रिसर्च फील्ड ही थी। काफी साइंटिस्ट रिसर्च कर करके एक वैक्सीन पे आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी के हमको आज वो वैक्सीन हासिल हुआ। फॉलोइंग स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल। रिसर्च फील्ड में आपको ये स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं आप इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एडमिशन इज बेस्ड ऑन JEE एंड नीट। और ये IISc के बारे में जो मैंने आपको बताया, आप इसमें जाके इसका एंट्रेंस दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड फील्ड, रिसर्च इज अ वेरी गुड फील्ड। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको और मालूमात हासिल होगी। Just to give an addition about IISc Bangalore, Dr. Hassan, आप काफी नाज़रीन को मैं बता दूं IISc Bangalore क्या चीज है। तो IISc Bangalore में जब कॉन्वोकेशन होता है तो कई बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आते हैं आपको आपकी डिग्री अवार्ड करने के लिए। तो दैट इज द लेवल ऑफ IISc Bangalore। मैं बस इतना ही बोलूंगा, बाकी के लिए बाकी का IISc Bangalore के बारे में स्टूडेंट्स को हमारे होमवर्क। Yes, it is a cream institute. IISc के साथ IISER भी एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च। नाज़रीन इसके बारे में इसकी वेबसाइट पे जाके और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च फील्ड, इसके बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा जैसे कि वेटनरी साइंस के बारे में डॉक्टर इम्तियाज साहब ने हमें पहले ही ब्रीफ अप कर दिया था। तो वेटनरी साइंस का जो डिग्री होता है दैट इज BVSc एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जी, अब शायद एक स्लाइड जो हमारी मिस आउट हो गई थी, मैं उस पे आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा मे बी डॉक्टर इम्तियाज कैन टेक इट। आई थिंक ये वाली हमारी शायद मिस आउट हो गई थी, हमने इतना डिटेल में नहीं गए थे इसमें। जी जी जी, ये भी सब पैरामेडिक की ही फील्ड्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कुछ BSLP भी, जैसे कि आप BSLP के ताल्लुक से पूछा गया था कि BSLP ये बैचलर्स ऑफ ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी की है। ये एक डॉक्टर फील्ड होती है। ये 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, दैट इज आफ्टर 12th, और इसके लिए भी नीट कंपलसरी है। एंड इसके अलावा जो इसमें सारी फील्ड्स मेंशन की हुई है, जैसे PSI इन OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड, तो ये 3 to 4 इयर्स के वेरी करते। दीज आर ऑल ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया ना, पैरामेडिक में 3 लेवल है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट। तो ये जो है ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज है। जैसे BSc नर्सिंग भी इसी में आता है। तो ये सब जो कोर्सेज है, ये अभी देखो कुछ कॉलेजेस है जो लिमिटेड पैरामेडिक कोर्सेज कराती है। हर कोर्स आपको हर कॉलेज में नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नोलॉजी मिलेगा, कहीं पे ऑप्टोमेट्री और ऑडियोलॉजी का एक मिलेगा, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का मिलेगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है। अभी ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि उनको पैरामेडिक में करना कौन सा कोर्स है। फिर वो आपको अपने एतराफ में पहले कॉलेजेस देखनी है कि कौन सी कॉलेज ये कोर्स कराती। बिकॉज बहुत सी कॉलेजेस जो है ना, इसके कोर्सेज ऑनलाइन फॉर्म रिलीज नहीं करते, दे रिलीज ऑफलाइन। एक नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लगाते और उससे ही वो लोग फॉर्म फिलअप करके एडमिशन फिल कर लेते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसकी फीस भी बहुत कम है। फीस कम और पास होने के बाद वैल्यू ज्यादा। जी जी,
Wonderful. Jazakallah, Dr. Imtiaz, for all the guidance on BSc courses as well as NEET and without NEET courses. अब बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग कमेंट्स मैं जाना चाहूंगा, अब तो हमारी स्लाइड्स अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है, वील टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, बट बिफोर गोइंग टू द Q&A मैं चाहता हूं हम डॉक्टर जैद पटेल साहब को सुने कि डॉक्टर जैद पटेल साहब इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन हड़गुड़, एज आई सेड, आनंद, गुजरात, एंड वी वांट टू नो कि डॉक्टर जैद पटेल साहब क्या वहां पर कर रहे हैं SDI के बैनर के अंडर फॉर द हेल्थ केयर डोमेन. जी डॉक्टर पटेल. Can you please unmute yourself? अस्सलामु अलैकुम. सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, we can hear you. थोड़ा सा ऑडियो है पर ठीक है, we can hear you. जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला हड़गुड़ की जो SDI की जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सब यंगस्टर्स ही मोस्टली जुड़े हुए हैं, और हमारे जो बानी है वहाँ पे सैयद अब्दुल रऊफ भाई, तो वो और बाकी सारे जो हम साथी हैं, एक दिन ऐसे ही हम सब इकट्ठा हुए थे और हमने सब बैठ के ऐसे डिस्कस किए कि हम गांव में मोस्टली वहाँ पे क्या है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली ज्यादा होती है, और हाड़गुड़ में स्पेसिफिकली जो क्लास ऑफ पीपल है वो लोअर मिडिल क्लास ऑफ पीपल है, सो दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस मच ऑफ कॉस्टली ट्रीटमेंट. तो हम लोगों ने सोचा कि एक क्लिनिक ऐसा खोलते हैं कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही नॉमिनल रेट में काम करे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो वहाँ की आवाम को हो. तो ऐसे ही बैठ के एक दिन बातें करते करते फिर हमने सोचा कि चलो इसको अमल में लाते हैं, और खुदा के फजलो करम से और एक दिन फिर हमने उसको बिस्मिल्लाह बोल के फिर वो काम चालू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिनिक को आज तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है, और 1 साल में हमने सिंगल डे वो क्लिनिक बंद नहीं रखा है, चाहे ईद हो या चाहे दिवाली, चाहे कोई भी त्योहार हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिनिक हम हमेशा चालू ही रखते हैं. क्लिनिक हमने इवनिंग सेशन में हम चालू रखते हैं, शाम को 4 से 8, 4-5 घंटे की OPD होती है, वहां पे हम जनरल प्रैक्टिस करते हैं, और बिल्कुल नॉमिनल रेट में ऐसे 20, 30, 40 रुपीज में हम मेडिसिन वहां पे प्रिस्क्राइब करते हैं और खुद से ही डिस्पेंस करते हैं. दूसरी एक चीज हमने वहां पे नोटिस की थी कि जितने भी ऐसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे 20, 40 रुपए में मेडिसिन देते हैं, बट दे यूजुअली गिव लूज मेडिसिन, जो डब्बे में छोटी छोटी व्हाइट, येलो, ब्लू जो टेबलेट्स आती है उसमें. तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे खटक रही थी, तो हम सब टीम ने बात की कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा नहीं किया, हमें वो लूज टेबलेट्स नहीं लेनी है, हम स्ट्रिप्स में ही जो प्रॉपर ऑथेंटिक मेडिसिन है वही देंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमने वही मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की, तो लोगों का फिर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हुआ, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था. जो चीज जो ट्रीटमेंट बाहर उनको मिलती थी उससे 1/4 या 1/5 रेट में हम यहाँ पे उससे बेहतर तरीके से हम दे रहे थे. ऐसा करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब धीरे धीरे हम उसमें भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. रिसेंटली हमने ये जो संडे, ये 2 दिन पहले गया, उस संडे में हमने कैंप का ऑर्गेनाइजेशन भी किया था. We had a MD physician doctor over there, we had a gynec lady doctor over there, and one ophthalmologist, and in almost 3-4 घंटे में हमने तकरीबन 300, more than 300 पेशेंट हमने वहां पे कवर किए थे, और अब और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और आगे इजाफा करें, और सोच रहे हैं कि आगे जो क्लिनिक लेवल पे हमने काम शुरू किया है उसे हम आगे मल्टी स्पेशलिटी लेवल पे भी ले जा सके. जी, तो हमारी क्लिनिक का नाम क्या है वहां पर? जी, क्लिनिक का नाम सुन्नी दावत इस्लामी जो तहरीक है उस पे लिखा है कि सुन्नी दावत इस्लामी, उसके ऑर्गेनाइजेशन में हमने गुजराती नाम उसका लिखा है सार्वजनिक दवाखानों. उसका अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जो आम पब्लिक के लिए जो क्लिनिक होता है उसको यहाँ पे सार्वजनिक नाम बोलते हैं गुजरात में, तो उसका नाम ही हमने रखा है सार्वजनिक दवाखानों सुन्नी दावत इस्लामी के अंडर में. माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट जॉब माशाल्लाह. और अप्रोक्सीमेटली हम एक दिन में कितने पेशेंट सर्व करते हैं सुन्नी दावत इस्लामी के दवाखाने में? जी, शाम की 4 या 5 घंटे की OPD में अप्रोक्सीमेटली 70, 80, 90 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज अ वेरी गुड जॉब माशाल्लाह. सुन्नी दावत इस्लाम, तो नाज़रीन है जैसा कि आप सुन सकते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के जैसा आप जानते हैं अलग अलग जगह पे हमारे स्कूल्स मौजूद है. कई स्कूल्स को हम मेंटोर करते हैं, कई स्कूल्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अडॉप्ट किया है. स्कूल्स के साथ साथ एक मेडिसिन फैसिलिटी का भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, OPD क्लिनिक्स भी मौजूद है. हमारे साथ कई डॉक्टर्स जुड़े हुए, तो आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक
इस तहरीक को और कामयाबी अता फरमाए और हमारे डॉक्टर साहिबान के हाथों में खूब शिफा अता फरमाए। मैं तो आपको यही दुआ दूंगा, अल्लाह पाक आपको, आप लोगों के हाथ में, डॉक्टर पटेल के हाथ में, डॉक्टर इम्तियाज मेमन के हाथ में, डॉक्टर हसन खान के हाथ में खूब शिफा अता फरमाए। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर जैद बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनी क्लोजिंग कमेंट्स डॉक्टर इम्तियाज मेमन और डॉक्टर हसन खान, डॉक्टर पटेल? ओके, डॉक्टर इम्तियाज मेमन, मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं हमारे बच्चों के लिए, जो ये को मार्क्स कम आया है उनको थोड़ा सा इनकरेज करें। अगर कोई सपना छोटा नहीं होता और कोई सपना हासिल करने की कोई लिमिट नहीं होती है, ये चीज है। सपना वो देखो जो तुमको सोने ना दे, सोते हुए सपना देख के कोई फायदा नहीं। सुभान अल्लाह। मैं जी। एक तो क्लोजिंग कमेंट ये चीज है। सलमान भाई देना चाहूंगा। जी। मैं उन बच्चों के लिए क्लोजिंग कमेंट देना चाहूंगा जो आने वाले साल या फिर अगली जो सालों में नीट के लिए अपीयर होने वाले, चाहे नीट हो या चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो अक्सर क्या होता है, हम दो तरह के बच्चे देखते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट दे आर नॉट डूइंग दैट मच इनफ कि उनका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होता। और ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे ले आते हैं। तो उसमें मैंने एक चीज देखी है कि दो चीजों में फर्क है, एक नॉलेज होना और नॉलेज का अप्लाई करना। एंड नीट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज। तो बच्चों को मैं बिल्कुल से यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें लाइए जिससे आपको उसको अप्लाई करने में इजी हो। जैसे मैं अगर बायोलॉजी का एग्जांपल दूं तो बायोलॉजी वो बहुत लाइवली सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें कुछ पढ़ते हैं तो उसको डेली लाइफ में उसे ढूंढने की कोशिश करें। एक बार अगर उसको आप डेली लाइफ में मिल जाता है तो वो उसको फिर आप प्रैक्टिकली उसका अप्लाई बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा हर सब्जेक्ट में। अक्सर लोग मैथ्स को ब्लेम करते हैं कि मैथ्स बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स बड़ा नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। बट मैं सोचता हूँ कि अभी के वक्त में अगर आप उसमें भी देखोगे तो उसका रियल लाइफ आपको कोरिलेशन मिलेगा। आप उसको ढूंढिए और आप नेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है। एक बार अगर उस तरह से आप उसको समझने का चालू करेंगे तो नॉलेज का एप्लीकेशन बड़ा इजी हो जाएगा और उससे माशाल्लाह नीट, जेईई जितने भी इतने एग्जाम्स है उसको क्लियर करना इजी रहता है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर पटेल फॉर दैट। डॉक्टर इम्तियाज, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट्स? जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों को कि पहले का आप अगर कहीं भी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने नीट में अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन हमको फिर भी मेडिकल फील्ड में रिलेटेड रहना है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हम पैरामेडिक के ताल्लुक से बहुत सारे फील्ड्स हैं। हम ये 1 घंटे का सेशन तो बहुत छोटा होता है, हम सिर्फ ब्रीफिंग कर सकते हैं। बाकी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आपके साथ हर वक्त अवेलेबल है। आप चाहे तो कोई भी कोर्सेज के ताल्लुक से हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से जो भी उसमें मालूमात होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और चैट में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर खान कहाँ गए, हसन खान। तो उनका मुझे मैसेज आया कि कुछ पेशेंट्स उनके क्लिनिक के बाहर खड़े हो गए काफी देर से, पेशेंट्स अटेंड करने चले गए। और मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको ये कहूंगा कि डॉक्टर की लाइफ ऐसे ही होती है। सेशन के बीच में भी पेशेंट्स आ सकते हैं, रात के सोने की भी नींद के बीच में भी पेशेंट्स आ सकते हैं, राइट? यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। एम आई करेक्ट? यस जी जी जी। सो इसी बात पे मैं तमाम डॉक्टर साहिबान का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। अल्लाह पाक उनको खूब कामयाबी अता करे, उनके हाथ में खूब शिफा अता करे और वो इसी तरह से कौम और मिलत की खिदमत करते रहे और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहे। तो नाजरीन, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें बताइए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस सेशन को लाइव देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टीम उम्मीद के लिए अगर कोई फीडबैक है, हमारे डॉक्टर साहिबान के लिए अगर आपके पास कोई फीडबैक है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। वी विल लव टू हियर सम कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, कंस्ट्रक्टिव थिंग्स कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस साइड। एट द सेम टाइम अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लाइव खत्म हो जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी, आप बाद में भी इस सेशन को देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने रिव्यूज हम तक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एट द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने
टीम एसडीआई उम्मीद को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए. दिस इज अ गुड टाइम टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एज वेल एज लिंक्डइन. और अगर आपने एसडीआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त आप एसडीआई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. तो जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड होप यू गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज. इसके अलावा भी अगर आपको हमारे लिए क्वेश्चंस है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस एंड वी विल कन्वे योर क्वेश्चंस टू द डॉक्टर्स इन द पैनल. So Jazakallah again. Assalamu alaikum.